मेरा नाम रवि है। मैं 18 साल का हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने अपने घर की आंखों देखी दर्द भरी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो शायद सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा रांची वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। गया और हजारीबाग वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस धनबाद वाली पूनम बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली, चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी की पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियाँ और तोहफे देख ले। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर अपने रूम में जाकर सो गए थे। चारों दीदी की राखियाँ आ गई है। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी। पूनम का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा पूनम बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। पूनम बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे आदित्य को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। पूनम बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। डॉली, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से पूनम के घर धनबाद उसे बिना बताए जाएंगे। पूनम दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी पूनम दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने पूनम बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के फैसले को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली ट्रेन से हम सब धनबाद पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगी और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के 10 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो बरसों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमान को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है।
अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गई थी कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी रवि तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ते लेकर आती हूँ। पूनम बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। पूनम तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता डॉली देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिए पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी पूनम बुआ को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार एक ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों के बाद आज पूनम बुआ का रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली है, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। पूनम बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। रांची वाली सोनिया बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना हम सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार पूनम के घर पर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। पूनम बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप करते करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी पूनम बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ रही थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। पूनम बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर पूनम बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कही भी नहीं थी। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए जिंदा थी शायद। तो दोस्तों, आज की हमारी यह इमोशनल कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।